हाँ मैं मारती हूँ जंक लेती यार। तो इस वीडियो में हम कर रहे होंगे अपने क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के पाइथन का बेसिक्स। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए, उन महारथीज के लिए है जिनको यार अभी जिन्होंने 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, या फिर अगर 11th पढ़ी भी है तो उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया, या फिर उनको याद नहीं है कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, वो सब कुछ भूल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मतलब तुम ये समझ लो कि बिल्कुल पाइथन की कोडिंग का हम -2 लेवल पे आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि पाइथन अगर 0 से स्टार्ट होती है, टीचर 1 से स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे -2 से स्टार्ट कराने वाला हूँ, यानी कि तुम्हें बच्चों से बच्चों वाली चीजें समझाने वाला हूँ। ठीक है, पाइथन की अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, लिटरली मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया कुछ भी नहीं आता, तो तुम्हारे लिए ही ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाई गई है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना और अभी से लिख दो कि 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12 टारगेट, ऐसे करके कमेंट डाउन कर दो। ठीक है, कोड युद्ध सीरीज हमारी शुरू हो गई है, तुम्हें पता होगा। आज ये पहला पहला वन शॉट लेक्चर, कुछ भी बोलो, ठीक है, ये पहला पहला अपलोड हो जाएगा और उसके बाद से अब तुम्हारी कोड युद्ध सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सामने स्क्रीन पे तुम्हें कोड युद्ध के नोट्स दिख रहे हैं। अगर नोट्स परचेज अभी तक नहीं किए हैं प्लीज करके रख लो। ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर टिल द वेरी एंड ऑफ योर एग्जाम, सीएस का जब हो रहा होगा बोर्ड का फाइनल्स, तब तक हम इन्हीं नोट्स से पढ़ रहे होंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स से डिस्कस करेंगे, जो भी चीजें होंगी थ्रू आउट द ईयर वो इन्हीं नोट्स से डिस्कस हो रही होंगी, इन्हीं नोट्स में मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। तो मेक श्योर कि ये वाले नोट्स तो तुम्हारे पास डेफिनेटली हो, बाकी कोई बुक वगैरह हो ना हो मैटर नहीं करता, ये नोट्स होने चाहिए। राइट, अब देखो ये तो नोट्स हमारे सामने आ गए होंगे। जब तुम इनको परचेज कर लोगे या तो फिर यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली इस तरीके से दिख जाएंगे। लिंक वगैरह मैंने नीचे दे दिया है ना, वो तुम लोग वहां से ले लेना। और यहाँ पे ये तुम्हारे कुछ वेलकम मैसेज और कुछ इनिशियल पेजेस हैं जो कि तुम्हें बताएंगे इसके बारे में, नोट्स के बारे में, कि बेसिकली ये है क्या। ठीक है, और एक बार और फिर से बता दूं, बहुत बेसिक से पढ़ रहे होंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो अगर तुम लोगों को ऑलरेडी इतना आता है तो वीडियो को स्किप कर दो, ये वाली वीडियो तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत बेसिक से मैं बताऊंगा कि टोकन्स क्या क्या, लिटरल्स, वेरिएबल्स क्या क्या, कोड्स कैसे बनाए जाते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, बेसिक्स एकदम। ठीक है, क्या कोड्स होते हैं, क्या चीज़ होती है, बाकी आगे आगे हम बहुत चीज़ें पढ़ रहे होंगे, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली बेसिक्स है। तो फिर अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं तो इस वीडियो को देखना, वरना फिर मेरे से मत कहना कि भैया आपने एकदम बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब देखो सिलेबस तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पाइथन का पोर्शन 40 मार्क्स का आएगा टोटल। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग का 20 मार्क्स का तुम्हारा एसक्यूएल आता है और 10 मार्क्स का तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्किंग आता है। ठीक है, जिसमें से कि सबसे मेन पोर्शन पाइथन का प्रोग्रामिंग वाला ही है, जिसमें कि 11th के बेसिक्स भी आते हैं, फाइल हैंडलिंग आता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आता है और एक स्टैक आता है। राइट, तो ये तुम्हारा बेसिक बेसिक सा सिलेबस है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में उतना कुछ है नहीं, 10 मार्क्स का है, तो फिर सिंपल सेम इजी सा पोर्शन आता है। बाकी एसक्यूएल तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो भी चीज़ें थोड़ी बहुत है, वो हो जाता है टाइम से। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा यही है पाइथन की प्रोग्रामिंग, क्योंकि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट पाइथन। सबसे पहले अगर तुम्हें यहाँ पे सामने नोट्स दिख रहे होंगे, टोकन्स इन पाइथन। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं फिलहाल के लिए, ठीक है, इस वाले को इधर की साइड पे रखते हैं, बट पहले ये हम टोकन्स देख लेते हैं जरा कि भाई टोकन्स होते क्या है। अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, टोकन्स इन पाइथन, तो टोकन्स क्या होता है, द वोकैबुलरी ऑफ योर कोड। जैसे कि हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी होती है जिसमें कि हम कुछ नए नए वर्ड्स पढ़ते हैं, इसी टाइप से पाइथन लैंग्वेज की भी अपनी एक वोकैबुलरी होती है, जिसकी वजह से पाइथन समझता है कि आप उससे करवाना क्या चाहते हो उस कोड से। ठीक है, अब टोकन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोकन्स क्या होते हैं। बहुत बहुत सिंपल लेमेन टर्म्स में बोलूँ तो फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसी एक चीज़ को बनाने के लिए तुम्हें जो छोटी 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 चीज़ें चाहिए होती हैं, वही टोकन्स होते हैं। ठीक है, देखो फ्यूचर में जब तुम लोग प्रोग्रामिंग, मान लो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें फ्यूचर में प्रोग्रामिंग रिलेटेड लाइन में ही जाना है, तो फ्यूचर में तुम बहुत बहुत सारे बड़े बड़े 100 200 300 लाइंस के प्रोग्राम्स लिख रहे होगे, फाइल्स बना रहे होगे। ठीक है, जो कि कुछ बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस कर रही होंगी। ठीक है, हो सकता है तुम वेब डेवलपमेंट में जा रहे होगे या फिर ऐप डेवलपमेंट कर रहे होगे। ठीक है, ये पाइथन है, तुम हो सकता है फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल सब कुछ पढ़ रहे होगे। बट जो बेसिक्स जहाँ पे आ जाते हैं ना, वो है जो कि सारी लैंग्वेजेस में सेम रहेंगे। तुम जावा पढ़ो, तुम माई पढ़ो, या फिर तुम कुछ भी पढ़ो, जो चीज़ बेसिक रहेगी ही रहेगी हर लैंग्वेज में, दैट विल बी टोकन्स। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को इन बेसिक बेसिक टोकन्स में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर लैंग्वेज का एक बेस जो होता है वो सेम होता है। तो अगर तुम एक लैंग्वेज को एक बार समझ लेते हो ना, तो बाकी सारी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाता है कंपेरेटिवली, क्योंकि तुम काइंड ऑफ एक कंपैरिजन कर पाते हो उनके बीच में। ठीक है, तो अगर कोई भी पूछे, वैसे तो एक क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम, किसी भी पाइथन प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये फाइल क्रिएट वगैरह मैं VS कोड में करता हूँ, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं भी है तो भी तुम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बहुत सीधा सिंपल सा होता है।
क्रोम में अपना लिख दो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ठीक है, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, कुछ भी लिख दोगे, एक वेबसाइट आएगी, प्रोग्रामीज की वेबसाइट पे तुम कर सकते हो, मतलब मेनली उसी से करता हूँ। तो वहाँ पे तुम इजीली अपने कोड्स प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैं एक फाइल बना लेता हूँ, मान लो इसका नाम रख दिया मैंने वीडियो 1, ठीक है। अब वीडियो 1 मैंने नाम रख दिया। अब सबसे पहली बेसिक गलती जो तुम लोग कर सकते हो दैट इज क्या, कि यार मैंने वीडियो 1 फाइल का नाम तो रख दिया, बट मुझे कैसे पता कि ये फाइल किसको डिकोड करेगी, मैंने तो सिर्फ वीडियो 1 रख दिया। हम यहाँ पे वर्क किसके ऊपर कर रहे हैं, हम पाइथन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहली पहली चीज तुम्हें जो पता होनी चाहिए दैट इज क्या, कि पाइथन जो होगा हमेशा उस फाइल को तभी रीड कर पाएगा जब तुम उसको .py एक्सटेंशन लिखोगे, ठीक है। एंडिंग में उसके .py होना चाहिए, यानी कि अगर ये वीडियो फाइल जो मैंने लिखी है, मुझे इसको करना पड़ेगा रीनेम, और इसके एंडिंग में मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा .py। जैसे ही मैंने इसमें .py एक्सटेंशन दिया, तुम लोगों को यहाँ पे ये दिख गया होगा, पाइथन का लोगो है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये वापस ही कुछ नहीं आएगा, ये ऐसी सिंपल लाइंस ऑफ कोड आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसके पीछे मैं कुछ लिख देता हूँ, मान लो सी लिख दिया मैंने, तो ये सी लैंग्वेज की फाइल बन गई है। अब ये फाइल को जो रीड करेगा VS कोड, ये एज अ सी फाइल रीड करेगा, कि भाई सी प्रोग्रामिंग जो होती है, सी लैंग्वेज तुम्हें पता होगा ना। अगर मैं इसके पीछे CPP लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये C++ बन गया, तो देखो सी के पीछे प्लस आ गया है ना। और अगर मान लो मैं इसके पीछे डॉट कर HTML लिख दूँ, तो HTML के लिए ऐसा वाला लोगो आ जाएगा, ठीक है। जावा लिखूंगा, अगर मान लो मैं जावा लिख देता हूं, तो जावा के लिए J आ जाता है। तो जो भी तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर तुम फाइल्स क्रिएट करोगे तो उसका हमेशा एक्सटेंशन .py रहने वाला है इन पाइथन, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए। अगर तुमने यहीं पे ही गलती कर दी तो तुम प्रोग्राम बनाने से पहले ही वो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, राइट। क्योंकि बेसिकली जिस पे तुम कंपाइलर के थ्रू उसको कंपाइल करोगे, उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये फाइल कौन सी है, ठीक है। उसको लगेगा कि ये सिर्फ शायद एक रैंडम कोई सी भी फाइल है, ठीक है। अब मान लो मैं इसके पीछे क्या लिख देता हूँ, .txt लिख देता हूँ, तो एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, राइट। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। फिलहाल अभी हमें क्योंकि यहाँ पे चाहिए पाइथन की फाइल, तो मैं py लिख दूंगा और दैट्स इट, ये मेरी पाइथन की फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है। दिस इज हाउ वी क्रिएट पाइथन फाइल। क्रिएशन समझ गए। अब टोकन्स पे आ जाता है वापस। टोकन्स क्या कह रहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट्स, ठीक है, किसी भी पाइथन प्रोग्राम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, वो क्या होता है, टोकन्स होते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ सिंपल सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 5+3, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा 5+3। अब देखो बहुत बेसिक, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। 5+3 क्या होता है, मतलब 5+3 तुम्हें पता है, सिंपल सा एक ऑपरेशन अगर तुम यहाँ पे करोगे तो 5+3 = 8, राइट। अब ये जो 8 है 5+3, बट मैंने तो इस तरीके से मैं समझ जाऊंगा, बट पाइथन किस तरीके से समझेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो 5 है ना, पाइथन को ये फाइल समझ आएगा एज अ लिटरल, ठीक है। पाइथन क्या देखेगा कि यार ये क्या है, ये 5 जो है ये एक लिटरल है, ये 3 जो है ये एक लिटरल है। तो जो भी चीज़ें होंगी 5, 3 या फिर कोई स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बट ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं इनको हम बोलेंगे लिटरल। तो 5 क्या है, 5 इज अ लिटरल। याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल तुम्हें क्योंकि टोकन्स बता रहा हूँ मैं, तो फिर ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। 5 इज अ लिटरल, 3 इज अ लिटरल, और एनी न्यूमेरिकल कैरेक्टर विल बी अ लिटरल। थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज लाइक 5 हेलो, है ना, ये 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5 इज अ लिटरल। 9 10 कुछ भी लिखोगे, कोई भी नंबर लिखोगे दैट विल बी अ लिटरल। या फिर किसी भी एक वर्ड को मान लो तुमने लिखा और उसके ऊपर अगर तुमने कोट्स लगा दिए, जैसे कि यहाँ पे कोट्स लगे हुए दिख रहे हैं, 2 कोट्स लिखे हुए हैं, तो अगर उसके पीछे 2 कोट्स लग जाते हैं, ऐसे इस तरीके से कोट्स लग जाते हैं, तो दैट विल बिकम अ लिटरल। बात समझ में आई। तो बेसिकली इतना समझ आ गया हमें कि कोई भी नंबर कैरेक्टर है, न्यूमेरिकल कैरेक्टर है, तो फिर दैट विल बी अ लिटरल, और एक कोई सिंपल ऐसी वर्ड लिखा हुआ है जिसके ऊपर कोड्स है, तो फिर दैट विल आल्सो बी अ लिटरल। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे बीच में भी एक लगा हुआ है प्लस। अब ये प्लस का क्या मतलब है, क्या ये लिटरल है? नो, नॉट एट ऑल, ये लिटरल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस जो है हमारा, प्लस किस तरीके से एक्ट कर रहा है, प्लस इज एन ऑपरेटर। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जिस भी चीज में तुम कोई ऑपरेशन कर रहे हो, जिस भी सिंबल का यूज करके, प्लस क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ सिंबल है ना। तो इसका यूज तुम क्या किस में करोगे, अगर तुम्हें कोई ऑपरेशन कराना है, राइट। तो इन दोनों को 5 और 3 को ऐड करवाएगा कौन, ऐड करवाने का हमें कैसे पता कि 5 और 3 को ऐड करना है, तो बेसिकली प्लस साइन से पता चला। तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। जिस भी चीज से हमें पता चलता है कि 2 नंबर्स के बीच में या फिर 2 चीजों के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो दैट विल बी एन ऑपरेटर, सिंपल। तो हमें ब्रेक डाउन हो गया कि भाई जो मैंने 3 कैरेक्टर्स लिखे 5+3, ये 5 और 3 हो गए हमारे लिटरल्स, और प्लस हो गया ऑपरेटर। अब ध्यान से समझो, मैं सिर्फ आगे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ छोटा सा, क्या, प्रिंट। प्रिंट लिखा, क्या प्रिंट से हो गया, नहीं। प्रिंट के बाद मुझे ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था 5+3, इसको मुझे ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। एक ब्रैकेट मैंने इधर से लगाया स्टार्टिंग में, एक ब्रैकेट मैंने इसके एंडिंग में लगाया।
ये तुम्हारा पहला पहला एक्सप्रेशन बन चुका है पाइथन के प्रोग्राम का, ठीक है। अब एक्सप्रेशंस वगैरह क्या होते हैं ये भी आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेटली, बट फिलहाल तुम इतना समझो कि मैंने अगर किसी एक स्टेटमेंट, कोई भी एक ऑपरेशन था 5+3, अगर मैंने उसको आगे इसको क्लोज कर दिया, इनक्लोज कर दिया प्रिंट वाले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। मतलब मान लो मैं सिंपल सिर्फ प्रिंट के साथ ऐसी ब्रैकेट भी लिख सकता था, बट मैंने क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो ऑपरेशन अब परफॉर्म होगा। अब ध्यान से देखना अब होगा क्या। अब ये प्रिंट क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं प्रिंट का बेसिकली तुम्हें क्या मतलब पता है कि भाई प्रिंट करना है यानी कि कोई प्रिंट आउट निकालते हैं ना, कोई चीज़ प्रिंट आना यानी कि कोई स्क्रीन पे आ जाना, कोई चीज़ कहीं पे भी है ना, कोई दिखने लग जाना, कोई ऐसी चीज़। तो वही चीज़ है, अगर हम प्रिंट लिखते हैं तो उसके अंदर जो कुछ भी होगा, ठीक है, जो कुछ भी होगा वो हमारी स्क्रीन पे आने लग जाएगा। अब फिलहाल के तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया 5+3 की तो क्या प्रिंट के अंदर हमने 5+3 लिखा हुआ क्या, तो क्या नीचे 5+3 एज इट इज प्रिंट होकर आएगा या फिर क्या आएगा। तो मैं तुम्हें बता दूं 5+3 एज इट इज नहीं आएगा, यहाँ पे 5+3 का ऑपरेशन जो दे रहा होगा, जो भी इसको करके आएगा रिजल्ट, वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, ये मैंने किया इसको रन और थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, और ये तुम्हारे सामने आया सिर्फ 8 लिखा हुआ। 8 मतलब क्या, 5+3 का रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। अब मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि लिटरल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर, जरूरी नहीं कि हेलो की बात, अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर ये कोट्स लगा देता हूं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाते हैं। किसी भी चीज के ऊपर अगर मैं कोट्स लगा देता हूँ, मान लो ये इसी चीज के ऊपर मैंने एक कोट इधर पीछे से लगाया और एक कोट इधर आगे से लगाया, तो अब ये जो चीज है तुमने इसका कलर बदलता हुआ देख लिया हुआ है ना, तो अब ये बन चुका है लिटरल। लिटरल में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिटरल बन चुका है, समझ रहे हो। स्ट्रिंग जो होता है कभी भी उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। स्ट्रिंग के अंदर लिख के अगर तुमने कोई भी वैल्यूज लिखे हुई हैं वो एज इट इज प्रिंट होंगी, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि जब उसके अंदर वैल्यूज आ जाती हैं, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा किसी वीडियो में। फिलहाल ये समझो कि जैसे ही तुमने किसी भी चीज को कोट्स के अंदर लिख दिया है तो वो तुम्हारी एज इट इज प्रिंट होने वाली है, उसका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो यानी कि भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रिंट के बाद अगर मैं इसको अब रन कराऊंगा तो यहाँ पे नीचे मुझे 8 की जगह पे 5+3 एज इट इज लिखा हुआ दिखेगा, तो यस यही होगा। 8 की जगह पे 5+3 एज इट इज, ये देखो तुम्हें 5+3 एज इट इज यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। तो कुछ ऐसा होगा। अब भैया ये प्रिंट जो आपने यूज किया आखिर ये है क्या, तो ये है तुम्हारा कीवर्ड्स। ये देखो ये है तुम्हारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है अब समझते हैं पहले। देखो कीवर्ड्स बेसिकली कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। कीवर्ड्स तुम्हारे कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स विद स्पेशल यूज, जैसे कि इफ, एल्स, डीएफ, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। तो बेसिकली ये समझो कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पाइथन को ऑलरेडी पता है। ये जो तुम्हारा सिस्टम चल रहा है ना, ये जो तुम्हारा वीएस कोड चल रहा है, इसको ऑलरेडी पाइथन के जो कंपाइलर है उसको पता है कि यार ये प्रिंट जब भी कोई लिखेगा तो इसका ये कराना है, ठीक है। जब भी कोई प्रिंट लिखेगा तो उस चीज़ को मुझे नीचे शो करना है कंपाइल के रन टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो समझ में आ गया होगा तुम्हें कि बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनका अपना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। कीवर्ड्स बहुत से होते हैं बट फिलहाल जो तुम्हें एक कीवर्ड पता होना चाहिए दैट इज प्रिंट, ठीक है। वो क्या करेगा, स्क्रीन पे लाता है। इसके अलावा इफ, एलिफ, एल्स, ठीक है, फॉर, वाइल, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मान लेते हैं देखो तुमने मैथ्स अगर थोड़ी बहुत भी करी है तो तुम्हें पता होगा कि हम ना पहले मतलब 6, 7, 8 में हम कैसे करते थे, कुछ वैल्यूज असाइन कर देते, मान लेते लिख देते कि a इज इक्वल्स टू 10। इस तरीके से हमने किया होगा, तुम्हें पता होगा है ना कि भाई a इज इक्वल्स टू 10, या फिर कोई एक इक्वेशन आ जाती थी और उसमें फाइनली a और b की वैल्यूज निकालनी होती थी या फिर जीरोज निकालने होते थे, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको समझो। जब भी हम किसी एक चीज में कोई एक वैल्यू असाइन कर देते हैं विद यूजिंग ये जो इज इक्वल्स टू यूज करके, अगर इज इक्वल्स टू मैंने बीच में यूज कर लिया और एक एक वेरिएबल बोले या फिर किसी भी कैरेक्टर के अंदर, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर के अंदर या फिर वर्ड के अंदर, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे कैरेक्टर मतलब ए ही आ सकता है, ए बी सी कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वो कंप्लीट जो भी होगा सेट ऑफ कैरेक्टर्स वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक वेरिएबल बन जाएगा। और इसी वेरिएबल को हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर्स बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड, ये जो पूरा का पूरा मैंने लिखा, ये जो पूरा का पूरा मैंने लिखा ए बी सी एस यू जी बी, ठीक है, ये किसको आइडेंटिफाई करेगा, 10 को। मतलब अब फ्यूचर में कहीं पे भी अगर मैं 10 को एक्सेस करना चाह रहा हूं तो अगर मैं ये लिखूंगा तो मैं 10 को एक्सेस कर पाऊंगा, समझ रहे हो। थोड़ा बहुत और क्लियर करता हूँ, मान लो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ए बी सी रखता हूँ, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल्स टू 10, मतलब कि अब जो पूरे पाइथन प्रोग्राम में थ्रू आउट पे जब भी मैं ए बी सी का कुछ ऑपरेशन करवाऊंगा तो वो ए बी सी किसको एक्सेस करेगा, 10 को एक्सेस करेगा, समझ रहे हो। मतलब
अब देखो मान लो मैं एक चीज करता हूँ यहाँ पे प्रिंट ABC। अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी एरर शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्रिंट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कोड को कि यार ये जो ABC है ना, ABC का मतलब क्या है, 10 है। अगर मैं ये हटा दूं, मान लो एक सेकंड के लिए कि मैंने ये वाली लाइन हटा दी, तो पता क्या होगा, ये देखो इसके नीचे क्या लाइन शो होने लग गया और यहाँ पे भी ये येलो होने लग गया, यानी कि इसमें कुछ एरर है बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि ABC इज नॉट डिफाइंड। एरर क्या दे रहा है कि ABC को आपने डिफाइन ही नहीं किया, क्या है ABC। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसके ऊपर कोट्स लगा देता हूँ, समझ रहे हो, धीरे धीरे करके समझते रहो, एट द सेम टाइम अगर मैं इसके ऊपर कोट्स लगा देता हूँ तो ये मेरा स्ट्रिंग बन जाता है। अब मेरे को कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो ये वैल्यू है ये एज अ स्ट्रिंग एक्ट कर रही है, और जब भी कोई वैल्यू स्ट्रिंग की तरीके से एक्ट करेगी तो बेसिकली यानी कि वो एज इट इज उसकी वैल्यू जो वहां पे तुम्हें लिखी हुई है वो ही प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पे प्रिंट ABC लगा चलाऊंगा तो फिर ये नीचे ABC लिख के देगा मेरे को। ठीक है, ये मेरे को इसने ABC लिख के दे दिया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ABC। ठीक है, तो इसने मेरे को एज इट इज ABC दे दिया। बट यार मैं जो अगर पुराना वाला ऑपरेशन करना चाहूँ, मान लो मैं इसको ABC को डिफाइन कर दूँ, ABC की मैं वैल्यू ले लूँ 10। 10। अब जैसे ही मैंने ABC की वैल्यू ली 10, तो अब ये डिफाइन हो गया। ठीक है, क्यों? ये बोल रहा है कि एक वेरिएबल है ABC, क्या है, लिटरल 10। अब यहाँ पे इसने लिख के भी दिया कि 10 क्या है, एक लिटरल है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिक्स तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। बेस्ट रहेगा अगर तुम्हारे पास कुछ लैपटॉप वगैरह है तो VS कोड में कोडिंग करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अदरवाइज तुम ऑनलाइन कंपाइलर में करोगे तो भी ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो जब तक ये नंबर डिफाइन नहीं था, जब तक ये कैरेक्टर्स डिफाइन नहीं थे, तब तक ये एरर दे रहा था। जैसे ही मैंने इसको डिफाइन किया अब ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, अब ध्यान से समझो, नाम क्या है इनका, बोल तो हम वेरिएबल रहे हैं बट इनका नाम है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब क्या, जो कि किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करे। ठीक है, अब मान लो ये ABC है, ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये 10 को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। जब जब मैं पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम ABC लिखूंगा तो ये सीधा वो वाले 10 की वैल्यू उठा के लाएगा। बट भैया अगर हम यहाँ पे प्रिंट कोट्स के अंदर ABC लिख दें तो क्या ये फिर से इसकी वैल्यू लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने इसको कोड्स के अंदर लिख दिया ना, तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग बन चुका है, और स्ट्रिंग के अंदर तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं ली जाती। ऊपर थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं से भी अगर कोई आइडेंटिफायर होगा इस नाम का तो भी वो इसकी वैल्यू नहीं ले पाएगा। तो फिलहाल अभी प्रोग्राम में मैंने 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं, यानी कि जब मैं इसको रन करूंगा तो 3 लाइनें मेरी आनी चाहिए। पहली लाइन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये बिना बिना ऑपरेशन के डायरेक्टली एज इट इज मेरे को 5+3 रिटर्न कर देगा। राइट, 5+3 एज इट इज। यहाँ पे 8 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बना रखा है इनको। राइट, सेकेंड चीज, यहाँ पे दूसरी लाइन में मैंने लिखा है ABC इज इक्वल टू 10, यानी कि एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स या फिर इसको बोला आइडेंटिफायर है जिसमें मैंने 10 की वैल्यू आइडेंटिफाई करके रख दी है। तो जब भी मैं ABC को यूज करूंगा तो मुझे 10 की वैल्यू देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट ABC लिखा हुआ है विदाउट कोड्स, यानी कि ये एक स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर यानी कि ये एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फेच करेगा। ठीक है, कि ABC की वैल्यू क्या है ये उठाएगा और उसके बाद मेरे को वो प्रिंट करके देगा जो ABC की एक्चुअल वैल्यू है। देन फोर्थ लाइन में हमें प्रिंट ABC इन द कोड्स लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू फेच नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग बना रखी है, बेसिकली कोड्स के अंदर है, तो बेसिकली ये डायरेक्टली एज इट इज ABC प्रिंट करके दे देगा। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो देखो मेरे पास पहला आउटपुट आया है 5+3, जो कि आना ही था क्योंकि एक स्ट्रिंग था। दूसरा आया मेरे पास 10, क्यों? क्योंकि ABC की जो कि एक वेरिएबल है, तो ABC के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 10 स्टोर्ड है। तो जब मैंने प्रिंट ABC करवाया तो उसने ऊपर से वैल्यू उठाई 10 और इसने मेरे को दे दी। और फिर लास्ट लाइन में प्रिंट ABC इन द स्ट्रिंग्स लिखूंगा तो वो ABC एज इट इज लिख के दे देगा मेरे को। राइट, तो आई होप तुम्हें कुछ कुछ समझ में आने लग गया होगा बेसिक्स। अब थोड़ा सा और समझते हैं भैया क्या होगा अगर मैं ये वाली वैल्यू को यहाँ से हटा के इसके बाद डिफाइन करूँ। मतलब जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया उसके बाद मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि ABC 10 है, तो तुमने नोटिस कर ही लिया होगा कि यार यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है। यानी कि तुम किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले तुम्हें उसको डिफाइन करना पड़ेगा, समझ रहे हो? मतलब तुम्हें उसको पहले बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू ये है और उसके बाद उसका यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी। ठीक है, ये नहीं कि तुमने उसको पहले ही यूज़ कर दिया, पहले ही दिखा दिया कि भाई ये करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू बता रहे हो कि इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ये नहीं चल सकता। और इसी के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम ये चीज़ें कर पाए इसलिए हम फंक्शंस बनाते हैं। वो फंक्शंस कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो डेफिनेटली हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल तुम्हें इतना समझना है कि अगर तुम सिंपल प्रोग्राम्स लिख रहे हो तो ये जो है तुम्हें पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा। अगर तुम इसको पहले ही डिफाइन नहीं करोगे तो ये तुम्हारा एरर थ्रो करेगा। बाकी फिलहाल तुम्हें आई थिंक इतना समझ आ गया होगा, प्रिंट का क्या यूज़ है, वेरिएबल, ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा।
अब अगर हमारा कुछ रह गया है तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो रह गया है पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। तो जो भी ये स्पेशल सिंबल्स हमने यूज़ करे इस प्रोग्राम में, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा ये ब्रैकेट्स हमने यूज़ करा है ना, ये ब्रैकेट्स हैं और ये जो तुम्हारे स्ट्रिंग्स के कोड्स हैं, ये सब कुछ क्या है, दीज आर पंक्चुएटर्स, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, पंक्चुएटर्स। यानी कि अब तुमने देख लिया होगा पूरा का पूरा प्रोग्राम बेसिकली ब्रेक डाउन हो चुका है। अगर तुम बोलोगे कि ये क्या है, तो ये तुम्हारा, अब मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई ये क्या है, फिर मुझे बताना कि ये क्या है, ये जो ये ब्रैकेट लगाया गया है, कोट लगाया गया है, ये क्या है, ये 5 क्या है, और ये प्लस क्या है, और फिर ये 3 क्या है, ये सब कुछ क्या है तुम्हें मुझे बताना है कमेंट्स में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तुम्हें ये समझ में आ गया होगा अच्छे से अब बिल्कुल। और एग्जाम्पल बता रखा है कोड के साथ। अरे देखो एग्जाम्पल बिल्कुल सेम हो गया समहाउ, मैंने देखा था, ठीक है। तो 5+3 का ही तुम्हें एग्जाम्पल दे रखा है जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे करके बताया, और यहाँ पे तुम्हें एक ब्रेकडाउन दे रखा है और अच्छे से, ताकि अगर तुम्हें समझना हो तो यहाँ पे बता दिया कि भाई एक्स की वैल्यू क्या है, तुम्हारी आइडेंटिफायर है एक्स, क्योंकि एक्स के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो रही है, राइट। तो जब उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो रही है, हाँ अब फिर से बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे कुछ एक ही नंबर लिखना है, यहाँ पे तुम्हें कोई ऑपरेशन करवा सकते हो, ABC मान लो 5+6+10+45 कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ABC के अंदर जो हो गई ना वैल्यू, जो स्टोर होगी वो फाइनल इनकी प्रोसेस्ड वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। ये ऑपरेशन होगा परफॉर्म, और इस ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ABC के अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो वही वाली वैल्यू वो फेच करेगा जो फाइनल इनकी रिजल्टेंट वैल्यू होगी। बट इन एनी केस मान लो मैंने इसको कोड्स के अंदर लिख दिया, ठीक है, मान लो मैंने इसको कोड्स के अंदर लिख दिया, तो अब तुमने देखा होगा कंप्लीट पूरा पूरा एक ही कलर का हो गया, रेड कलर का। तो अब ABC के अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, ये एक कोई फिल, अब इसके ऊपर ऑपरेशन कुछ भी नहीं लगेगा, अब कोई ऑपरेशन इसके ऊपर रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग एक ही है, इसको तुम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, समझ जाओ, ठीक है। जैसे ही कोई चीज स्ट्रिंग के अंदर आ जाती है, कोड्स के अंदर आ जाती है, तो उसको तुम टोकन्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो एज अ कंप्लीट स्ट्रिंग बन जाता है, एज अ कंप्लीट क्या बन जाता है तुम्हारा, लिटरल बन जाता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद तुम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं देख पाओगे कि अच्छा, फिर ये नहीं बोलोगे कि 5 क्या है, 5 अब कुछ नहीं है, 5 जो है 5+6+ ये पूरा पूरा कंप्लीट एक साथ है, ठीक है। ये कंप्लीट एक ही फॉर्म में है, और ये पूरी की पूरी क्या है, एक लिटरल है, जो कि एक स्ट्रिंग लिटरल है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिलहाल लेट सपोज इसको हटा के मैं तुम्हें इसका ऑपरेशन करा के दिखाता हूँ, देख लो कितना होगा मेरे साथ, कितना 55 और 60 और 66 आई थिंक इसका रिजल्टेंट आने वाला है, राइट। तो यस 66 यहाँ पे तुम्हारा आ गया, 5+3 66 और ABC है ना। तो इसने कैलकुलेट करा उसको फाइनली, और जो भी रिजल्ट आ रहा था उसने हमें नीचे बता दिया। बट इन केस अगर मैंने इसके ऊपर स्ट्रिंग्स लगा दिए तो ये मेरा बन जाएगा स्ट्रिंग, और ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग वैल्यू एज इट इज प्रिंट करने वाला है। प्रिंट करें तो ये देखो, ये पूरी की इसने वैल्यू ना प्रोसेस करी, ना इसने देखा क्या एडिशन है क्या नहीं है, इसने पूरा पूरा मतलब एज इट इज दे दिया, 5+6+10+45, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ है। बाकी अगर तुम्हें एग्जाम के टाइम में याद करना हो फिर से, अगर तुम बाय एनी चांस दिमाग में ना रहे कि क्या होता है, तो फिर तुम्हें यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से मैंने TLDR समरीज दे रखी हैं, मतलब टू लॉन्ग डोंट रीड, मतलब अगर तुम्हें इतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो फिर ये देखो सोच ले, एक पाइथन एक लैंग्वेज है, उसकी वोकैबुलरी को टोकन जब तू ये लिखता है तो फिर इन फॉर्म्स में तोड़ता है, और हर छोटी चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है, और उसको टोकन्स बोला जाता है, ठीक है। अब इसको तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, नीचे आंसर्स दे रखे हैं डेफिनेटली, बट ये तुम खुद से ट्राई कर सकते हो कि वेलकम 7*2 इसका क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है। मतलब इसको ब्रेक डाउन करना है तुम्हें, कि आइडेंटिफाई करने कि इसमें टोकन्स कौन कौन से हैं, प्रिंट क्या है, ब्रैकेट क्या है, वेलकम क्या है, और कॉमा क्या है, 7 क्या है, स्टार क्या है, 2 क्या है, ये सब कुछ इसको ब्रेक डाउन करना है। कुछ कॉमन एरर्स जो तुम लोग करते हो मैंने वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं, जैसे कि डोंट नेम योर वेरिएबल्स लाइक इफ इज इक्वल्स टू 5। अब जो ये इफ है ना, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में आता है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। वो किस टाइप से आता है क्वेश्चन, यानी कि जो कुछ मतलब ये समझ लो, ये दो चीज़ें यहाँ पे, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, रिजर्व्ड बोला गया है यानी कि उनकी कोई और यूज़ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ही काम में आएंगे। मतलब अगर मैंने प्रिंट का कुछ एक मतलब है, एक प्रिंट का, या फिर इफ़ का कुछ, फॉर इफ़ फॉर वाइल इन सब का कुछ एक यूज़ है, तो वो रिजर्व्ड है, ठीक है। अब वो रिजर्व्ड है यानी कि हम उनको आइडेंटिफायर्स में नेम नहीं बना सकते, यानी कि अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने ABC लिखा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर, ठीक है, फॉर इज इक्वल्स टू ये, तो मैं ये नहीं ले सकता, ये एरर दे रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशंस यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड इन, क्योंकि फॉर के बाद इन इस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये फॉर को एज एन कीवर्ड ट्रीट कर रहा है, ठीक है, एज ए रिजर्व वर्ड ट्रीट कर रहा है, तो मैं इसको ये नहीं दे सकता। मान लो मैं लिखूँ वाइल, वाइल भी एक हमारा कीवर्ड होता है, तो फिर यहाँ पे ये भी एरर देगा मुझे, ठीक है। तो एक्सपेक्ट का एक्सप्रेशन इस तरीके से, ये भी यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। बट अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो कि आइडेंटिफायर, जो कि कीवर्ड नहीं होता, मान लो मैंने लिख दिया
क्या, मान लो मैंने अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, तो फिर ये एरर नहीं देगा। या फिर मैंने लिख दिया महारथी लिख दिया, ठीक है, तो ये मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि ये एक कोई ऐसी वैल्यू है जो कि एज अ कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये चीज़ हमेशा तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स हैं और हम उनको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। तो दिस वाज इट। और यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज तुम्हें दे रखे हैं, कमेंट्स में इनका आंसर बताओ ज़रा फटाफट से, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक सी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ तुम्हें रिवीजन बुलेट्स दे रखी हैं, जैसे कि पाइथन ब्रेक्स डाउन कोड्स इनटू टोकन्स टू अंडरस्टैंड इट, कोड टूट जाएगा। और 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स एग्जिस्ट करते हैं, डोंट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम एंड यूज रीडेबल एंड वैलिड आइडेंटिफायर। अब रीडेबल का क्या मतलब है? मतलब मान लो फ्यूचर में हमने कोई प्रोग्राम बनाया, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बना के दिखाई देता हूँ, ठीक है। आई नो बेसिक्स वाली वीडियो है, बट एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं, समझो। एक चीज़ और बता देता हूँ, कमेंट्स के बारे में शायद मैंने नहीं बताया। तो जैसे ही तुम हैशटैग लिखोगे तो ये एक कमेंट बन जाएगी। वैसे आगे कंप्लीट एक चैप्टर दे रखा है मैंने कमेंट्स के ऊपर, बट स्टिल तुम्हें बता देना चाहिए मुझे। कमेंट्स ये कोड का वो पार्ट होते हैं जो कि पाइथन का कंपाइलर कभी भी रीड नहीं करेगा, ठीक है। हैशटैग लिखने के बाद तुम जो मर्जी लिखो, जितना मर्जी लिखो, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए, वो तुम्हारा बिल्कुल भी रीड नहीं करेगा, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसको ग्रीन कलर से यहाँ पे डिफाइन, अब यहाँ पे ठीक है, डोंट रीड, ठीक है। यहाँ पे इसको ये बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, जो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सो डजेंट मैटर। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। सो मान लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम्हें पता है कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कि हमें एक पहले क्या देना पड़ेगा, एक हमें यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना, जो हमने पहले ABC नाम का बनाया था। यहाँ पे मान लो लेंथ नाम का बनाता हूँ, लेंथ इज इक्वल्स टू, क्योंकि इन्होंने बोला कि रीडेबल और वैलिड आइडेंटिफायर, जो कि वैलिड होना चाहिए आइडेंटिफायर, राइट। तो फिर लेंथ में हमारा क्या आ जाएगा, मान लो मैं एक वैल्यू देता हूँ 10। फिर मुझे ब्रेथ भी चाहिए होगी, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ तो फिर ब्रेथ क्या होगी, मान लो 5, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ मैंने दे दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तुम्हें ज़रूरी पता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला पता हो, बट फिर भी इसका फॉर्मूला जो होता है वो तुम्हारा होता है एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, L/B, राइट। तो अगर तुम L/B करोगे, अब बट यहाँ पे L/B तो होता है, बट भैया क्या यहाँ पे L, ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि हमने ऊपर इसको L को एज ए लेंथ डिफाइन किया है। तो फिर हमें पूरा लिखना पड़ेगा कंप्लीट लेंथ, फिर यहाँ पे ब्रेथ, ठीक है। और अब इसके अंदर जो है देख रहे हो, लेंथ को मैंने 10 डिफाइन किया, ब्रेथ को मैंने 5 डिफाइन किया, फिर मैंने एरिया नाम का एक नया वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन स्टोर करा दिया। तो यानी कि लेंथ की वैल्यू ऊपर से लेगा 10, ये ब्रेथ की वैल्यू यहाँ पे जो ब्रेथ लिखा हुआ है, ये ब्रेथ की वैल्यू यहाँ से लेगा 5, तो ये 10 × 5 करवाएगा, तो फिर एरिया की वैल्यू हो जाएगी 50। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके लिखूँ एरिया, अगर मैं यहाँ प्रिंट करके लिखूँ एरिया, तो जैसे ही मैंने प्रिंट एरिया लिखा तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये देखो, इसने मुझे एरिया रिटर्न करके दे दिया 50, ठीक है। अभी ये हम बहुत सरफेस लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस लेवल के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बोलोगे आप तो प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है, बच्चू लेवल के। अभी आगे जाके हमें बहुत बहुत तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। और फिलहाल क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बेसिक्स से स्टार्ट हो, तो मैं सब कुछ धीरे धीरे करके समझ आए, तो इस वाली वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स समझेंगे, ठीक है। इसमें तुम्हें इंट, बूल, फ्लोट, ये सब कुछ तुम्हें पहले से मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले ट्राई करना तुम इनको पहले से पढ़ के रखो नोट्स में से, ठीक है। और ये तुम्हारे कुछ कोड के एग्जाम्पल्स हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स। देन हमारा कुछ यहाँ पे एग्जाम है, रियल वर्ल्ड एनालॉजी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नोट्स में मिल जाने वाली हैं। तो मेक श्योर ये वाले नोट्स तुम परचेज कर लो, और 15 सितंबर से पहले पहले ही परचेज कर लेना, क्योंकि तब तक ये 249 में अवेलेबल हो जाएंगे। बाद में ये, वैसे इसका रियल कॉस्ट मार्केट वैल्यू से कंपेयर करें तो फिर 349 में होने चाहिए, बट जस्ट फॉर यू ऑल इनको थोड़ा कम प्राइस में रखा गया है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।